साधु का एक रहन सहन ये है कि पीछे एक झोला लटकाना, उसमें एक कुकर डालना, कुकर के भीतर चमची वगैरह उसके भीतर ही चला जाता है, और थोड़ा सा मसला हेडलाइट जो सिर में एक नेपाल में चाइनीज़ हेडलाइट आती है, अच्छा होता है वो। मतलब धंधा से तो लोग धन्ना सेठ बनने से फुर्सत नहीं है, वहाँ कहाँ सोचेंगे कि वहाँ जाएं। थोड़ा छोटा सा रास्ता से चलना है। अच्छा। और नीचे देखेंगे तो पूरा नीचे भयानक खाई, मरसादी नदी बह रही है, और वहाँ से थोड़ा गिर गए तो राम नाम सत्य है। हमें खेम साहब जी ने बताया था कि आचार्य राम स्वरूप साहब जी माउंटेन राइडिंग किए थे, बोरा वगैरह लपेट कर खुश में, जैसे हमारे साथ होता है गुरभूषण साहब जी और हमारा ममेरा फुफेरा का भाई जी। तो ऐसे ही ये यहाँ के जो प्रमुख आपके गुरुदेव संत शरण साहब जी और आचार्य राम स्वरूप साहब जी, उसका कुकुर का मुंह इतना बड़ा होता है, लगता है कि वो बहुत बड़ा शेर जैसा ही होते हैं। अच्छा। मतलब बहुत कठिन यात्रा है। यहाँ से मानसरोवर का यात्रा करना कोई हलवा खाने की बात नहीं है। चाइना ने भी जब गलवान में जब समस्या हुआ था ना, तो उसके बाद में अभी उन्होंने भारतीयों के लिए भी वीजा दिया है। अच्छा, ये खुशखबरी है। विशाल साहब भी चढ़े थे पर्वत, यहाँ आए थे पर्वत चढ़े थे। सतगुरु श्री तारकेश्वर पर्वत से लेकर के आसपास में भी बहुत पर्वत हैं जो अभी एवरेस्ट में जाने का नहीं सोचे हैं। मैं सोच रहा हूँ उसके बेस कैंप तक जाने के लिए। नेपाल की राजधानी काठमांडू में ललितपुर एक जिला है, काठमांडू से लगा हुआ, वहाँ झमसी खेल में कबीर आश्रम है। तो बाकी सारी जानकारी हम आपको और देंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हम आप संत श्री सात्विक साहब से मिल रहे हैं। सात्विक साहब के जीवन और दर्शन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं। आप यहाँ काठमांडू में हैं, और काठमांडू में का मतलब होता है नेपाल, नेपाल का मतलब होता है हिमालय पर्वत, हिमाल यहाँ कहते हैं लोग। तो आप हिमालय पर्वत के कई श्रृंखलाओं में गए हैं, माउंटेन राइडिंग करते हैं। तो बात इसी से शुरुआत करते हैं कि साहब आप किस पहाड़ पर चढ़ना शुरू किए, और कैसे ये ख्याल आया कि एक साधक, एक संत, एक आश्रम में बैठने वाले हैं और पहाड़ पर चढ़ने की कैसे सोचे होंगे आप? सर्वप्रथम तो सबको साहिब बंदगी करता हूँ। हिमालय के चोटी ही है काठमांडू, लगभग जो इंडिया से, जो इंडिया की सतही भूमि से 1700 मीटर ऊपर हम लोग अभी यहाँ बैठ रहे हैं। और यहाँ से काठमांडू से भी ऊपर माउंटेन का जो एक लेयर है, एक एरिया है, हिमालय का एक लेयर है, उसके बाद में ये पहाड़ का लेयर है, उसके बाद में तराई का लेयर है काठमांडू, ये मतलब नेपाल। तो इसमें जब सदगुरु ये संत शरण साहब जी का ये भूमि है, यहाँ जहाँ हम लोग निवास कर रहे हैं, कबीर संत सत्संग मंदिर, ये लगभग 1700 मीटर ऊपर हम लोग अभी निवास कर रहे हैं। जो नीचे से आते हैं, जो इंडिया प्लेन एरिया भारत से आते हैं, तराई क्षेत्र से आते हैं, तो उनको लगता है कि ऊपर चढ़ाई, ये भी एक माउंटेन ही भूमिका है। बिल्कुल। और यहाँ से हम लोग समय समय से साल में 1-2 बार हम लोग यहाँ से ऊपर जाते हैं माउंटेन एरिया, जैसे मुक्तिनाथ। साहब ये बताए कि 1700 मीटर की हाइट पर ये काठमांडू शहर बसा है भारत के हिसाब से। जी, वहाँ जो समुद्र सतह से 1700 मीटर पर ये खुद काठमांडू शहर है, पहाड़ पर ही बसा है। चारों तरफ पहाड़ है काठमांडू शहर, और उनके सहायक जो जिले हैं उसके चारों तरफ पहाड़ है, बीच में कटोरा जैसा है प्लेन एरिया, वो भी एकदम प्लेन भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक आबादी और शहर के लायक है। तो वहाँ यहाँ बसे हुए हैं। और साहब ये बता रहे थे कि यहाँ से हम कई जगह और भी गए, जैसे कि मुक्तिनाथ की बात कर रहे थे। जी, हम मुक्तिनाथ तो बारंबार जाते हैं जी। और जितने इंडियन है, जो बाहर से आने वाले जो आगंतुक है, उनके लिए ही सबसे पसंदीदा जगह है वो मुक्तिनाथ। वहाँ गाड़ी भी चल जाती है, वहाँ जाने के लिए सुविधा है, बहुत सुविधा है। और ये जो कटोरी कहे, इसके बारे में मैं थोड़ा कहना चाहूँगा कि आज से लगभग 10,000 साल पहले ऐसे कहते हैं कि ये कटोरी में बहुत बड़ा तालाब था।
अच्छा। तालाब था। तो इसमें फिर बाद में समय अनुसार यहाँ का पानी बह गया और यहाँ लोग आकर के बैठने लगे। नहीं तो यहाँ लोग नहीं बैठते थे। यहाँ तो ये जम्बू द्वीप कहते हैं। जी। यहाँ जो भारत से भी और कहीं से भी, ईरान, इराक और ये जो एक भूमि बाकी है, दुनिया से, मिडिल ईस्ट से, जी। मिडिल ईस्ट से जितने जो साधक त्यागी महापुरुष लोग आते थे, वो सब लोग नेपाल में आते ही थे, क्योंकि यहाँ आने के बाद में उनका तपस्या सिद्ध होती थी। क्योंकि ये हिमालय एरिया है जहाँ कंदरा है, गुफाएं हैं, जहाँ ताल है, जहाँ ऐसी दृश्य दिखाई देता है कि जो कहीं दिखाई नहीं देता है। जो हर बार दिखाई देता है वो तो उसका संस्कार बैठता है, और जो वैराग्य का भी जगह मिलता है जगह जगह में। वहाँ देखने का मन नहीं होता है, वहाँ के आसपास के वातावरण ही जी आपको वैराग्य के लिए प्रेरणा देता है। ऐसे भूमि बहुत यहाँ है। हम लोग, मैं अभी भी बहुत जगह जा नहीं पाया हूँ। देखिए साहब बता रहे हैं आश्रम से कोई 3 किलोमीटर दूर आदिनाथ है, जहाँ हम कल गए थे आदिनाथ। तो ऐसे ही मुक्तिनाथ की बात कर रहे हैं। और साहब बता रहे हैं कि पहाड़ पर या जंगल के बीच जब आ जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपका मन शांत होने लगता है। मतलब पूरा वातावरण आपकी मदद कर रहा है, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ हो जाता है और आप मदद करता है कि आप अपने भीतर उतरो, स्वयं को जानो। असल में जन्म ही हमारा स्वयं को खोजने के लिए हुआ है। ये पूरा सहायक है। तो तपस्वी यहाँ आते थे। और हाँ साहब जी, आप जो मुक्तिनाथ के बाद बता रहे थे, उसके बाद कहाँ? जो मुक्तिनाथ के लिए जो कितनी हाइट पर है यहाँ से? 1700 तो हाइट यही है समुद्र तल से जी। वो कितना होगा, 2500 या? वो मुक्तिनाथ का जो हाइट है समुद्री सतह से लगभग उसका हाइट 4000 मीटर ऊपर है। 4000। और जो गाड़ी से, सवारी साधन से अभी आराम से चलती है। बहुत अच्छी वहाँ का नज़ारा, वहाँ के जो वादियाँ है, वहाँ का जो वहाँ का जो पर्वत का अलग श्रृंखला है। जैसे यहाँ का अलग है, वहाँ का अलग ढंग है। वहाँ लगता है पठार का मरुभूमि जैसा भी दिखता है। और जैसे भारत में अरावली पर्वत श्रृंखला है और कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और उसके साइड से जो उसके आसपास से जो गाड़ी और बस गुजरती है, वो गाड़ी जाने का सुविधा भी बहुत अच्छा है। और जाते जाते वहाँ का जो सड़कें और जो जिस ढंग से बना है, वो मेरे को और जगह से बहुत अच्छा पसंदीदा जगह है। साहब अभी तक ये बताए हैं कि गाड़ी से या वाहन से हम जा सकते हैं, वहाँ की बात बता रहे हैं। उसके बाद अभी हम जानने वाले हैं कि साहब किस तरीके से, मतलब बगैर किसी सहारा के, खुद के कदमों के साथ पहाड़ पर चढ़े हैं, वो जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। मुक्तिनाथ 4000 मीटर की हाइट पर है। और आप जानते हैं जो माउंट एवरेस्ट है वो 8848 मीटर की बात होती है। वहाँ पर भी लोग जाते हैं, हज़ारों की तादाद में लोग अब तक जा चुके हैं। तो आप बताइए साहब जी, मुक्तिनाथ के बाद जब यात्रा शुरू होती है पैदल की और ऊपर जाने के लिए, किस पहाड़ पर गए थे आप? जी, मैं अभी 9 महीना पहले का जो संस्मरण सुनाता हूँ। मैं संसार के सबसे ऊपर बसा हुआ एक ताल है, इसको तिलोचो ताल कहते हैं। संसार का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचाई में रहा हुआ ताल है। मानसरोवर से भी हाइट ज़्यादा है? मानसरोवर से भी हाइट में है, क्योंकि उसको तो प्रमाणित है तभी। तो उसको उस ताल के नाम तिलोचो ताल कहते हैं। तिलोचो ताल कहते हैं। हम लोग वहाँ गए थे और वो 5000 मीटर ऊपर में है और बड़े ही सुरम्य और उतनी ऊंचाई में अपने आप में मस्त वो नीला कलर का, ब्लू कलर का वो ताल है, निर्मल। और वहाँ जाने के लिए यहाँ से लगभग 3 दिन का यात्रा तय किया हम लोगों ने। और काठमांडू से हमारे साथ में 6-7 भगत भी थे। और मैं और ये जो आश्रम के एक साधक नेत्र बाबू, ये सब मिला करके 7 जने का जो टीम हम लोग यहाँ से प्रस्थान किए। कहाँ तक 4 व्हीलर से गए होंगे? यहाँ से लमजुंग तक। एक लमजुंग जिला है, लमजुंग जिला है जो गोरखा से लगा हुआ है। जो गोरखा राज्य भी नेपाल को कहा जाता है ना, नेपाल को गोरखा राज्य इसलिए कहा जाता है कि यहाँ गोरखा नाम के एक जिला है जी। और वहाँ यहाँ के जो एकीकरण करने वाले राजा पृथ्वीनारायण शाह
वहीं से उनका यहाँ वहाँ से शुरुआत हुई थी काठमांडू को एकीकरण करने के लिए। सबसे पहले राजा थे क्या वो? हाँ, जो शाहवंशीय राजा थे वही थे। अच्छा। उनका नाम था पृथ्वीनारायण शाह। पृथ्वीनारायण उन्होंने ही, क्योंकि राजा रजौटा जैसे भारत में जैसे यहाँ राजा रजौटा का राज्य था, हाँ, उन्होंने 22 से 24 राज्य था, तो छोटे छोटे राज्य को एकीकरण करके वही उनके ही जिले के पास में लमजुंग एक जिला पड़ता है। अच्छा। और लमजुंग जिला के जो सदर मुकाम तक हम लोग यहाँ से 4 व्हील से गए जी। उसके बाद में वहीं का जो लोकल गाड़ी मिलती है उन लोगों का भी सेवा साधन, क्योंकि यहाँ प्लॉटिंग करते हैं, यहाँ उनको यहीं छोड़ दिए। वहाँ से फिर उनका गाड़ी में बैठ करके हम लोग हिमालय की तरफ मनांग की तरफ गए। वहाँ से जो ज़िला लगता है मनांग ज़िला लगता है। हाँ, मनांग जी। और उसके मनांग ज़िला के जो वहाँ का जो संस्कृति है, वहाँ का वेशभूषा है पूरा हिमालय वेशभूषा है, लगाने का ढंग, वहाँ का संस्कृति, वहाँ का जो मतलब एकदम संस्कार जो पूरा हिमालय, एकदम हिमालयन कल्चर। और वहाँ का जंगल के लोग जिस तरीके से होते हैं वो थोड़ा सा अलग है यहाँ इस शहर के मुकाबले। जी। और वहाँ सेव का भी बहुत बड़ा उत्पाद है नेपाल के लिए, जो सेव एप्पल का जी। अच्छा। वो देखने लायक है वो। अच्छा, बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ खेती होती है नेचुरल। वो देखने के लिए भी लोग जाते हैं। और विदेशी लोग भी जाते हैं। विदेशी लोग का बहुत बड़ा भरकम वहाँ जाते हैं। वो अच्छा। तिले चौताल और आसपास के वातावरण ही और आसपास के जो हिमालय क्षेत्र कैसा है वो देखने के लिए जाते हैं। बिल्कुल, जैसे आप शायद किताबों में स्वर्गलोक के नाम से जानते हैं, यही स्वर्गलोक की साहब बात कर रहे हैं जी। और वहाँ जाते समय जब लमजुंग के हम लोग स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे ऊंचाई, और वहाँ जाते समय जितने जो झरना कहते हैं ना हम लोग, झरना हम लोग ने देखे हैं। छोटा सा झरना आए तो भी हम लोग कितना फोटो खींचने के लिए उतावला होते हैं जी। वहाँ झरना का भरमार है। और जैसे एक झरना की मैं बात करता हूँ, जो रास्ते की बात कर रहा हूँ, वहाँ एक ऑक्टोपस झरना है। ऑक्टोपस जैसा ही है, चारों तरफ से पानी बह रहा है और इतना गजब का नज़ारा है। और एक झरना ऐसा है कि रास्ते में जो सड़क है ऊपर से झर रहा है और अपने जो सवारी है उसके ऊपर पड़ता है। और अच्छा, एक नहीं हजारों रोड पर ही आपको एकदम बढ़िया स्प्रे कर देगा, फाउंटेन जैसा। हाँ बिल्कुल। और वो चारों तरफ कहीं भी देखेंगे आप, इधर देखेंगे झरना, उधर देखेंगे झरना, पूरा वादी, पूरा पर्वत के ऊपर से झरना बह रहा है। आपको 1 मिनट भी इधर उधर करना नहीं पड़ा, झरना चारों तरफ झरना ही झरना है। और वहाँ से जाते जाते हम लोग मनांग के जो सदर मुकाम है चामे बाज़ार हम पहुँच जाएंगे। और चामे बाज़ार में ही सब लोग स्टे करने का जगह है, और वहाँ होम स्टे भी है, वहाँ लॉज भी सुविधा है। मगर हम लोग जो सदाचारी लॉज या रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं साहब, जहाँ पर होटल समझ लीजिए, वहाँ पर आप आराम से किराए पर कमरा बुक करके रहिए, देखिए, घूमिए। तो साहब वहाँ पर रुक गए, उसके बाद पैदल यात्रा यहाँ से शुरू होती है। हाँ, वहाँ से पैदल यात्रा शुरू हो जाती है। वो थोड़ा सा तिब्बतियन कल्चर है। अच्छा। और तिब्बतियन कल्चर होने के कारण से जो वज्रयान, जो बुद्ध का जो दर्शन है, उन्हीं का पताका, ध्वजा पताका लहराया हुआ, वहाँ का जो चैत्य है, वहाँ का जो बौद्ध का गुम्बा है, बौद्धिस्ट का गुम्बा है, वो लोग ही ज़्यादातर रहते हैं। मगर थोड़ा सा आमिष भोजन करने वाले होते हैं, वो उनका अपना संस्कृति है। वहाँ का कल्चर है, वो मांसाहारी हो सकते हैं ज़्यादा तादाद में जी। तो साहब ने अब तक बताया है कि वो ताल और उसके पास जो सेब का बगीचा, जहाँ आप बहिश्त जानते होंगे, पैराडाइज जिसको कहते हैं, स्वर्ग, जहाँ पर आदम और हवा, एडम और ईव की बात आती, वहीं पर ये सेब फल खाते थे जी। वहाँ से ऊपर की यात्रा होने वाली है, वो समझने लायक है जी। बताइए साहब जी। वहाँ से जब यात्रा शुरू हो जाती है उसको कहते हैं नीचे का बेस कैंप से अब पैदल मार्च, हम लोग पैदल अब शुरू कर दिए जी। और जैसे क्या लेके चलते हैं? पैदल चलना है, लाठी नीचे जो लाठी वहाँ पर मिलती है, दुकानें में मिलती है। अच्छा। और वहाँ जैसे विदेशी लोग भी बहुत जाते हैं, तो हम लोग भी अपना जूता और जो लगाना है, क्योंकि ठंडी तो सेफ्टी नीचे जितना बढ़ती जाती है, ऊंचाई जितना बढ़ती जाती है, तापक्रम घटती जाती है। इसके कारण से मतलब 5-7 डिग्री के आसपास शुरुआत होती होगी, फिर 2-3-1 डिग्री तक जाएगी जी। वहाँ से शुरू किए, सुबह ही शुरू किए तो
जाते 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 रास्ता में ऐसे ऐसी जगह है कि ऊपर से पूरा जैसे लगता है कि अभी पहाड़ गिर रहा है। ओ ये नहीं, लगभग 5 किलोमीटर तो ऐसी रास्ता है कि एकदम पूरा स्ट्रेट विकट रास्ता है। ओह। नहीं, जाना सीधा ही रास्ता है। और दूसरा जो बेस कैंप आएगा उसके बाद में ही तो स्ट्रेट रास्ता है, जो सीधा ऊंचाई चढ़ने का रास्ता है। जो मैं कह रहा हूँ कि जो जब स्टार्ट होगा चढ़ाई का, जो फर्स्ट बेस कैंप है, वहाँ से जाते समय थोड़ा सा ऊपर से लगेगा कि पहाड़ गिर ही जाएगा अभी। अब तो छोटा छोटा पत्थर गिरती रहती है, तो सब लोग सेफ्टी ढंग से धीरे धीरे चलते हैं। और वहाँ का जो प्रकृति कुदरत से बनाया, जो अपने आप बनाया, जो बनी हुई पत्थरें हैं, ऊपर का जो सिस्टम है, जो वहाँ का प्लांट है, अपने ढंग का है वहाँ का। अच्छा। और ऊपर से मतलब हम लोग यहाँ बैठ के कल्पना नहीं कर सकते। हाँ जी। और खोज से जो कल्पना की चीज होती है, यथार्थ कुछ और जो ही है। खोज से जो खोज से जो बहा रहा है, वो जो पानी का लहरें हैं, जो सीधा हिम नदी से सीधा डायरेक्ट आया है, तो वहाँ का जो नज़ारा, वो नीचे दोनों पहाड़ों के बीच में, जो खाई के बीच में धीरे धीरे पकड़ करके चलने का जो अनुभव है। और वहाँ से धीरे धीरे जाने के बाद में लगभग 6 घंटा के बाद में हमारा दूसरा बेस कैंप आ गया। 6 घंटा पैदल चलते रहे तो उसके बाद में दूसरा बेस कैंप आ गया, तो वहाँ स्टे किए रात को। तो वहाँ जो बाकी टाइम जैसे अभी जाते होंगे, अभी तो शायद कम जाते होंगे, मतलब ठंड में या बर्फ़ जमी है तब बर्फ़ काटने वाला सिस्टम लेके जाना पड़ेगा अभी जाएंगे तो। इस समय जो बर्फ़ का समय है, जब ये ठंडी का समय है, उस समय सितंबर अक्टूबर में जो उस समय जाने के लिए वहाँ थोड़ा रिस्की है, इसलिए बंद कर देते हैं। कारण है कि कोई भी हिमालय में जो क्लाइमेट करता है, तो जैसे हम लोग पहुंच गए बेस कैंप में, आप थोड़ा सा लगभग 1 दिन का यात्रा करते हैं, वहाँ कोई रिस्क नहीं है, उसके लिए खोल देते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कि हम जा रहे हैं, कुछ है ऐसा? नहीं, नेपालियों के लिए तो कुछ भी नहीं है। जो बाहर से जो फॉरेन कंट्री से लोग आते हैं, कोई बाहर सार्क मुल्क से लोग आते हैं, तो उनके लिए अच्छा जगह जगह पर सेना के जो और पुलिस के बैरक है, वहाँ से वो लोग निर्देशन देते ही हैं, पूछताछ करते हैं। इन्वेस्टिगेशन जो है जरूरी है, वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से। जी। वहाँ से दूसरा बेस कैंप हम लोग पहुँच गए। तो पहुँचने के बाद में जो वहाँ का फिर नदी बह रहा है, वहीं से एक मर्स्यांगदी नदी का प्रादुर्भाव हुआ है। मर्स्यांगदी नदी, अच्छा। वहाँ का उद्गम स्थल ही वही तिलिचु ताल है। तो वहाँ बैठने के बाद में जब हम लोगों ने भोजन बनाया, चावल बनाया, बनाते बनाते ही वो पक गया, फिर थोड़ा कच्चा हो गया तुरंत। अच्छा। ठंड के कारण से। ठंड के कारण तुरंत से खाने के लिए बैठ गए, चावल जब थाली में रख लिए, तुरंत क्या हो गया, वो कड़ा हो गया, जो है अधपका हो गया। अधपका कारण वो ठंडी के कारण से ऊपर से जमने लगे फिर चावल समय। तो वहाँ मतलब आप सोचिए, वहाँ जाके कैसे, चूल्हा भी नहीं है वहाँ पर, कोई रेस्टोरेंट भी नहीं है, तो कैसे चावल पकाए आप? तो वो तो मैं जहाँ तक कहीं भी जाता हूँ, कोई भी हिमालय, कहीं भी जो हिमालय रेंज में जाता हूँ, तो और कहीं भी जाता हूँ, तो साधु का एक रहन सहन ये है कि पीछे एक झोला लटकाना, उसमें एक कुकर डालना, कुकर के भीतर चमची वगैरह उसके भीतर ही चला जाता है, और थोड़ा सा मसाला उसी के भीतर, नमक पानी उसी में डाल करके कहीं भी जाता हूँ, आराम से चल देता हूँ। और एक तो आलू और चावल लेके जाते हैं आप ज़्यादा? आलू वहीं मिलती है। अच्छा, आलू वहीं मिल जाएगा। जो लोकल चीज़ को ही खाना पसंद करता हूँ, वहाँ का जो स्वाद का अलग स्वाद है। आलू है या फल है या कंद है? हाँ, उसी का फल का और वहाँ का कंद है, वहाँ का जो वहीं की जो लोकल चीज़ है, उसके आनंद लुफ्त उठाता हूँ मैं कहीं भी जाता हूँ। ये बड़ी बात, यही होना ही चाहिए। तो वहाँ पर आप पका लिए और भोजन भी कर लेते हैं, फिर थोड़ा रुक जाते हैं? हाँ, रुकना ही पड़ेगा। रात में जैसे शाम होने लगी तो फिर टार्च वार्च लेके जाते हैं? हाँ, टॉर्च, हेडलाइट जो सिर में एक नेपाल में चाइनीज हेडलाइट आती है, अच्छा होता है वो। और कोई भी कोई टॉर्च लाइट हो तो जो व्यवस्थित हो, उसमें पहनने के लिए जूता और हाथ में ग्लव्स, ये सब तो चाहिए। स्वेटर, इनर वो तो चाहिए। कैप, हेलमेट भी लगाते हैं कुछ लोग? हेलमेट नहीं लगाते सर। अच्छा, हेलमेट लगाना जरूरी नहीं है।
और नहीं किसी खतरा हो लगे कि हाँ कम से कम। नहीं नहीं, को लगाना ही नहीं पड़ेगा। और तो कोई रास्ता बना हुआ है वहाँ तो लोग रास्ता तो स्वयं बना है जाने के लिए। कुछ दिखता है रास्ता जैसे दिखता कि है। खुद ही एकदम अनंत में जा रहे हैं, कोई रास्ता नहीं बियां बां। हाँ, बियां बां तो नहीं साहब, वो तो अनंत समय से लोग जाते ही होंगे, कोई तपस्वी जाते होंगे। प्राय तो मेरे विचार से अनंत काल से तपस्वी तो जाते होंगे, क्योंकि संसार के धन्ना से किसी को क्या फुर्सत है, किसी को फुर्सत ही तो नहीं है। धन्ना मतलब धंधा से तो लोग धन्ना सेठ बनने से फुर्सत नहीं है, वहाँ कहाँ सोचेंगे कि वहाँ जाएं। और दूसरे कैंप से जब हम लोग यात्रा शुरू किए तो लगा कि हाँ, हमें तो वैसे क्लाइमेट, वैसे यात्रा, वैसे चढ़ाई कभी नहीं किया नहीं था। अच्छा। रात को 3 बजे हम लोग समय से वहाँ के जो लॉज है और जहाँ होम स्टे में हम रुके थे, वहाँ के जो साहू जी है उन्होंने कह दिया कि आप लोग 3 बजे उठ जाइए महाराज जी। तो 3 बजे उठ करके हम लोग वहाँ से क्लाइमेट शुरू किए। मतलब ये आखिरी चढ़ाई थी? आखिरी चढ़ाई, इसके लिए तड़के 3 बजे से ही निकल गए। हाँ, तो रास्ते ऐसा था ना। हाँ। ऐसे ऊंचाई ऊंचाई ऊंचाई, ऐसे ऊंचाई की 3 बजे शुरू किए तो हम लोगों को ज़्यादा ऊंचाई का मन में एक होता है ना, कितना ऊंचाई है मन अच्छा, में। वो नहीं दिखता था, डर या वो भाव नहीं था? ना भाव भी नहीं था, और सबका संकल्प आगे बढ़ना ही था। और मतलब इसके लिए थोड़ी जगह, थोड़ी दूरी दिख रही थी, थोड़ी जगह, और जगह भी थोड़ा छोटा सा रास्ता से चलना है। अच्छा। और नीचे देखेंगे तो पूरा नीचे भयानक खाई, भयानक खाई, मरसादी नदी बह रही है, और वहाँ से थोड़ा गिर गए तो राम नाम सत्य है। तो वहाँ मतलब डरा देगा ऐसा वहाँ पर नज़ारा होता है। और फिर पीछे से लोग आ रहे हैं, आप आगे जा रहे हैं, और आगे भी ज़्यादा देखना नहीं, क्योंकि लगेगा कि आपको नाक में ठोकर लगेगा। ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे रास्ता है। और नीचे भी खाई है, तो आपको ऊपर उधर आगे भी ज़्यादा देखना नहीं, पीछे भी ज़्यादा देखना नहीं, अपने नीचे अपने पैर को देख करके धीरे 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 धीरे। दृश्य कैसे होता है? सीढ़ी जैसा कुछ बना है वो बताइए, खास चीज ये है। सीढ़ी पैर कैसे रखते हैं आप? नहीं, वो रैंप ही है। अच्छा अच्छा, लोगों ने पैदल चलते, मतलब समझ रहे हैं, ऐसे तिरछा सा चढ़ाव वाला जो रेलवे प्लेटफॉर्म में होता है ट्राली गाड़ी के लिए। हाँ। इसी तरीके से वहाँ तो उबड़ खाबड़ रहेगा, उबड़ खाबड़, वो बनाया नहीं गया ऐसा रास्ता, वो नेचुरल है, वो नेचुरल रास्ता। हाँ। और बहुत सजगता के नाम, सजगता कहाँ चाहिए। हाँ। फॉर्म, सदगुरु कबीर साहब का जो फॉर्म का मार्ग है, फॉर्म आगे फॉर्म पाछे, फॉर्म दाहिने डेरी, फॉर्म पे जो फॉर्म करे सो फॉर्म है मेरी। वो वहाँ हमको घटित होगा कि फॉर्म कहाँ, कैसे, किस ढंग से कहाँ लगाना चाहिए। ऐसी जगह में जाएंगे तो फॉर्म करना ही पड़ेगा आपको। बिल्कुल, अपने आप नेचुरल वे में आ जाओगे। पूरा आपका जो रिजर्व फोर्स है वो भी जाग जाएगा, और होश जो अंदर छुपा है वो भी निकल के आ जाएगा। और इसमें वीरता भी आएगा, धीरता भी आएगा, धैर्यता भी लगाना ही पड़ेगा। क्या करेंगे? मतलब साहब ये बता रहे हैं कि मौत खड़ी है, आगे भी खतरा है, पीछे खाई है, आगे कुआं पीछे खाई वाली बात है। जरा सा चुके कि आप बहुत बड़े खतरे में पड़ सकते हैं, तो इसलिए तो सावधान होना ही होगा। जैसे आपके कमरे में सांप घुस जाए, काला नाग, वो हाल है जी एकदम। हाँ। वहाँ से डायरेक्ट एक चोटी में पहुँच गए, फिर दूसरा बहुत बड़ा चोटी आती है। अच्छा साहब, दूसरी चोटी की बात बताने वाले हैं। इसी बीच साहब से एक और बढ़िया सवाल मन में आया, ख्याल आया। यही काठमांडू में जो पैदा हुए हैं आचार्य राम स्वरूप साहब जी, जो बुरहानपुर गद्दी के बहुत बड़े आचार्य हैं, उनकी समाधि भी यहीं पर है। यहाँ पर एकांत कोना है पास में, संतुलन साहब जी वहाँ के प्रमुख हैं फिलहाल। तो हमें खेम साहब जी ने बताया था कि आचार्य राम स्वरूप साहब जी माउंटेन राइडिंग किए थे, बोरा वगैरह लपेट कर। कुछ ज़माने में उतना गर्म कपड़े शायद नहीं रहे उनके ज़माने में, या साधु शाही अपना तो बोरा लपेट करके वो चलते थे, बताते थे। तो आपने सुना है, कहाँ तक गए होंगे वो? मैंने सुना था कि जी आचार्य राम स्वरूप साहब जी, जो हमारे सतगुरु संत शरण साहब जी के फूफू के बेटे हैं, बुआ के बेटे हैं जी। और तेरा मुमेरा भाई, दोनों भाई। जैसे ये शुभ और साथी साहब, आप दोनों ऐसे ही हैं? हाँ, ऐसा आप भी लगभग अब जैसे ही सोच सकते हैं, क्योंकि हम लोग भाई है। अच्छा। इसी प्रकार उनके वो जैसे हमारे साथ होता है गुरभूषण साहब जी और हमारा ममेरा फुफेरा का भाई जी, तो ऐसे ही यहाँ के जो प्रमुख आपके गुरुदेव संत शरण साहब जी और आचार्य राम स्वरूप साहब जी,
जी। और एक और आश्रम का जिक्र कर लेते हैं, श्री आज्ञा साहब जी। श्री आज्ञा वो साहब भी रिलेटिव में आते हैं, वो तो राज दरबार से आते थे, मतलब खानदानी राजघराने से। राजघराने से नहीं, वो उनके अच्छा। अच्छा, श्री आज्ञा साहब जी का परिवेश राजघराने से नहीं, कि वो जो सरकारी उनके मुलाजिम थे, उनके बड़े भाई। उनके भाई शिक्षा सेवा विभाग के डायरेक्टर थे जी। और उनके दूसरे भाई थे, और नहीं, उनके बड़े भाई थे नेत्र बहादुर थापा, वो शिक्षा सेवा विभाग के डायरेक्टर थे। और उनके और एक बड़े भाई थे, उनका नाम मीन बहादुर थापा थी, वो नेपाल के सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश थे। हाँ, जमाने में सबसे बड़े। और वो साहिले ही पड़ता है, साहिले भाई थे हमारे श्री आज्ञा साहब जी। उनके एक छोटा सा भाई थे, उनका नाम दिव्यानंद। अच्छा। वो वेदांत मत के बहुत बड़े स्वामी हो गए थे उनके। अभी जो मेन मुद्दा है जो हमारे, हाँ हाँ जी जी, वहाँ पर न जाके फिर से लौटते हैं कि आचार्य जो क्लाइमेट की बात जो रामस्वरूप साहब जी, थोड़ा बताइए कि क्या कुछ सुन पाए थे, कहाँ तक गए थे, क्या किए थे? नहीं, मैं सुना हूँ। हाँ। और आचार्य रामस्वरूप साहब जी का जो अंदाज थी, मैं हमको गुरुदेव ने बताया। हाँ। सुबह ही चल देते थे, चलने की बात कर रहा हूँ मैं अभी शुरू में। हाँ। वो शुरू जैसे सुबह हम लोग मॉर्निंग वॉक चलते थे, हम लोग तो जा कर के आधा घंटे में चले आते हैं। हाँ। वो तो मॉर्निंग वॉक चल दिए तो सुबह चल दिए तो 12-1 बजे तक चलते रहते थे, कहीं भी पहुँच जाए चलते रहते थे। फिर उसके बाद में जहाँ पहुँच गए वहाँ से लौट करके रात शाम को आ जाते थे। उनका एक अंदाज वो थी। अच्छा। जब वो मानसरोवर जाने लगे, जो मानसरोवर की यात्रा किए थे। मानसरोवर की यात्रा करने के लिए वो यहाँ से जब शुरू किए तो अकेले, और उस समय का जो परिदृश्य ये था कि कोई ये पक्का मकान नहीं थी, और पूरा घास फूस का मकान। काठमांडू नेपाल और आसपास के जो गांव है उसमें घास फूस का ही मकान। मैंने भी छोटे छोटेपन में पहाड़ों में कहीं कहीं जा कर के देखा हूँ कि पूरा घास फूस का मकान। और अच्छा, पक्के मकान तब कम हुआ करते थे, ना के बराबर, ना ही बिल्कुल नहीं, लगभग। और लोग भी ज़्यादा नहीं है। यहाँ एक चोटी में 10 का परिवार है, दूसरे चोटी में दूसरे 10 का परिवार है। दूसरी चोटी मतलब पहाड़ों के चोटियों में, और पूरा आपको पैदल ऊपर जाना है, और ऊपर जा कर के वैसी जगह में रात को स्टे करना है। और नेपाली में कहते हैं बास मांगना, हमको बास दीजिएगा, हमको रात को रुकने के लिए वास कहते हैं, रात्रि विश्राम। और घर घर में जाकर के स्टे करना है। अच्छा। और नेपाली में कहते हैं कि रात के जो आए हुए पाहुना को भगवान कहते हैं। जैसे अतिथि देवो भव, यहाँ का पहले से ही एक स्लोगन है कि रात में कोई भी आते हैं, पाहुना आता है, जो अतिथि को यहाँ पाहुना कहते हैं। जी जी। उनको आप बैठने के लिए दे दीजिए, भोजन के लिए दे दीजिए। ये रात को आए हुए पाहुना और अतिथि देवता के समान होते हैं। तो इस ढंग से वो गए थे। अब मैंने ये भी सुना हूँ कि कहीं ऐसे जगह में जाते जाते नेपाल के जो भोटी कुकुर कहते हैं, जो पहाड़ों में कुकुर, अलग अलग कुकुर प्रजाति के कुकुर होते हैं। जो हिमालय प्रदेश में एक कुकुर पाया जाता है, एक भोटी कुकुर, भोटी कुकुर, भोटिया कुकुर। उसका कुकुर का मुंह इतना बड़ा होता है, लगता है कि वो बहुत बड़ा शेर जैसा ही होते हैं। अच्छा। तो उसने साहब जी को दहाड़ने के लिए आ गया। हाँ, ये भी सुना हूँ। और वो समय से बहुत पर्वत घूमे हैं, और मानसरोवर की यात्रा को मतलब बहुत कठिन यात्रा है। यहाँ से मानसरोवर की यात्रा करना कोई हलवा खाने की बात नहीं है ये। और यहाँ से वो गए होंगे, वो दार्चुला सुदूर पश्चिम जाने में ही लगेगा आपको 1 महीना। वहाँ से मानसरोवर जाते समय कितना वो उस समय का हो गया होगा। उस समय का जो वहाँ का हिल्सा पर्वत, वो जो सिमिकोट से आगे जाने वाला जो पर्वत, इतना विकट पर्वत है, वो कैसे गए होंगे। कोई ज़्यादा आज से लगभग 70 से 100 साल पहले की बात है। तकरीबन उस समय की बात है। उस समय की समय इतना कम जनसंख्या, लगभग नेपाल का जनसंख्या उस समय ज़्यादातर हुए तो 90 लाख हो, पूरा नेपाल का फुल जनसंख्या हो गया होगा। अभी कितना है? अभी 2 करोड़ 90 लाख है। 2 करोड़ बढ़ गया। हाँ, पिछले 70-80 साल के अंदर इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। अभी और बढ़ा है, पिछले 10-25 साल के अंदर और ज़्यादा बढ़ा है। बड़ी है।
तो अभी एक बताइए, मानसरोवर की यहाँ से लगभग दूरी क्या होगी, अंदाज क्या होगा? अब डायरेक्ट दूरी तो नज़दीकी है, बहुत दूर नहीं है साहिब जी। अच्छा। अब यहाँ से मानसरोवर जाने के लिए भारत से बहुत लोग आते हैं। मेन यहाँ आने वाले तीर्थयात्री में भारत से ही आते हैं। कारण क्या है कि अभी भारत ने भी कि चाइना ने भी जब गलवान में जब समस्या हुआ था ना, हाँ हाँ, तो उसके बाद में अभी उन्होंने भारतीयों के लिए भी वीज़ा दिया है। अच्छा, ये खुशखबरी है। हाँ हाँ हाँ। और दूसरी बात ये है कि यहाँ से जाते समय आपको 3 जगह से जाने का रास्ता है। एक ये टिमुरी नाका कहते हैं, नेपाल का एक टिमुरी नाका है, और एक तातोपानी नाका है, और एक नाका है यहाँ से नेपालगंज से सिमिकोट तक फ्लाइट से जाना है, और वहाँ से आपको सिमिकोट से हिल्सा तक हेलीकॉप्टर से जाना है। सबसे बड़ी महंगी यात्रा वो है जो हवाई मार्ग से जाने वाला रास्ता है। और काठमांडू आते हुए सबको मालूम है कि तातोपानी रास्ता, ये तातोपानी का जो मार्ग है, ये प्राय कि सबको भारतीयों के भी ज़्यादा मालूम होता है। यहाँ से 117 किलोमीटर में चाइना बॉर्डर पड़ती है। यहाँ से फिलहाल काठमांडू से 117 किलोमीटर पर चाइना बॉर्डर है। इसके यहाँ टिमुरी बॉर्डर भी है, वो भी 140-45 किलोमीटर में टिमुरी बॉर्डर पड़ता है। अभी मानसरोवर किस कब्जे में है? चाइना के तिब्बत में है? कहाँ है ये मानसरोवर? ये पूरा ये तिब्बत का जो राज्य था पहले, हाँ, वो तिब्बत में ही पड़ती है, और लगभग आज से 200 साल पहले ही नेपाल का था। तिब्बत को नेपाल के जो गोरखा राजा रजवाड़ों ने बहुत फ्री कर दिया क्या? बहुत जगह वहाँ उन्होंने कब्जा किया था। मतलब हम लोगों ने लड़ाई करके, अच्छा, गोरखा सैनिकों ने और गोरखा राजा उस समय के राजा लोगों ने उसको जीत लिया था, उसको विजय कर लिया था। बाद में फिर कितने साल तक तिब्बत के जो राजा थे, उनके वहाँ के राजा यहाँ नेपाल को टैक्स भरते थे। अच्छा। नेपाल के राजा ने छोड़ दिया था, चलो खाओ आप, मज़े करो। ये अत्यंत ऑथेंटिक बात है। अच्छा। और भारत के तुरंत कब्जे में ये मानसरोवर नहीं था। ये जहाँ तक मेरा जो इतिहास का ज्ञान है, मैंने जो पढ़ा हूँ, उसमें मानसरोवर 200 साल पहले नेपाल का ही था। अच्छा अच्छा। क्योंकि उतना ज़्यादा महत्व तो बहुत कम थी, लोग कम थे। और कौन जानते थे? भगवान के नाम पर वहाँ पुराणों में जिक्र हुआ कि कैलाश पर्वत भगवान शंकर का, मानसरोवर, तो वहाँ भारत में ये प्रचलित धारणा है। तो वही एक हमारे बेल्ट है ना, ये जम्बूद्वीप और भारत वर्ष का जो इतिहास है, इसी के इर्द गिर्द घूमती है। कहाँ जाता है ये, इसके आसपास ही तो है, सबको मालूम ही है। जी जी। और मानसरोवर जाने के लिए इतने लोग यहाँ, काफ़ी लोग जा रहे हैं, जी जी। ये अभी हाल हजूर ऐसा है कि सब लोग ये नेपाल के रास्ते से ही सब लोग मानसरोवर जा रहे हैं। डायरेक्ट फ्लाइट से इंडिया से दिल्ली से जा सकते हैं कहीं? अभी मेरे विचार से अभी खुला होगा। अभी खुला हुआ। वो जो बेस कैंप तक जाते होंगे। हाँ, बेस कैंप तक, वहाँ तक जाने के लिए तो कोई सुविधा नहीं। भारत में तो आपको गाड़ी कि चाइना में तो आपको गाड़ी से ही जाना पड़ेगा, मगर आप वहाँ से चेंदू, वहाँ से गुंजाओ, वहाँ से होते हुए आप उनके पास में बुलेट रेल है, तो कहीं भी जा सकते हैं। अभी आप नहीं गए मानसरोवर? मैं अभी नहीं गया हूँ। मैं चाइना के अंदर तो जा चुके हैं? चाइना के अंदर का उसके थोड़ा भीतर तो गया हूँ। हाँ। मगर वहाँ जाने के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ। प्लान कर रहे हैं? मैं जरूर जाऊँगा। ओह, जय हो। शरीर यात्रा सही रहेगी। शरीर रहेगा, क्यों नहीं। अभी तो शुरुआत हुई है यात्राओं की। तो आप बता रहे थे आचार्य रामस्वरूप साहब की यात्रा, किस कदर वो गए होंगे वहाँ, और मानसरोवर जाकर ही लौटे थे? मानसरोवर जाकर के ही लौटे थे। अच्छा। उन्होंने जो सदगुरु कबीर साहब का मानसरोवर तट के बासी रामचरण चित्त अंत, ये जो मेरे विचार से वही होगा, क्योंकि उनको भी जिज्ञासा हुई होगी। बहादुर थे उनका उन्होंने जो पारक सिद्धांत पे जो इतना पुस्तक लिख करके और जितना वो साम्राज्य बनाया है, वो स्तुत्य है। वैसे ही मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कर्मठ थे बहुत। नेपाली लोग आमतौर पर मन से तन से बहुत पावरफुल होते हैं। पहाड़ के लोग हैं, यहाँ बहुत चुनौतियाँ बचपन से झेलते हैं, ठंड से मुकाबला करते हैं, और फिर पहाड़ पर उतरना चढ़ना है,
तो शुरू से मजबूत होते हैं या शुरू से। क्लाइमेट ही ऐसा है, यहाँ उनका का शरीर- जनरेशन डीएनए ही ऐसा है? उनका शरीर का डील डॉल भी मैंने मजबूत, लंबा चौड़ा। लंबा चौड़ी ही थी। हाँ। लंबे तो नहीं थे, नाटे नाटे थे। अच्छा। और ऐसे ही मैं एक आपको आख्यान की, हमारे सदगुरु संत शरण साहिब जी ये पहाड़ों में वो भी बहुत, जैसे एक गोसाई कुंड का यात्रा है, मैं गोसाई कुंड की यात्रा भी किया हूँ। अच्छा। वहाँ भगवान शिव ने त्रिशूल गाढ़ा था। मार करके ऐसे गाड़ करके 3 धारा पानी आया है वहाँ के जो पहाड़ों से। तीन तरह से पानी आई है, जो त्रिशूल का तीन नोकीला होता है ना, वहाँ से गाड़ने के बाद में 3 नोकीला पर्व जो 3 धारा निकली है, 3 धारा निकली है। वहाँ से कुंड बनी है। अच्छा। उसके ऊपर पूरा बर्फ जमती है और जब पहाड़ ठंडी के समय में पूरा बर्फ़ ही बर्फ़, अभी भी मेरे विचार से बर्फ़ ही बर्फ़ हो गया होगी। वहाँ का जो आसपास की नज़ारा, वहाँ भी हम लोग गए थे। गुरुजी यहाँ से पैदल गए थे, सदगुरु संत शरण साहिब जी, सदगुरु श्री आज्ञा साहिब जी भी यहाँ से पैदल गए थे। और ये उस वक्त गए होंगे जब वो जवान रहे होंगे, 30-40 के आसपास। 30-40। वो कह रहे थे कि मैं इस ढंग से गया था जी। पीछे से खड़ाऊ और चप्पल को ऐसे लटकाते थे। वो लटकाने के ढंग भी रस्सी से, साहब जी कहते इस ढंग से हम लटकाते थे। और एक में कमंडलू, बहुत बड़ा स्टील का कोई कमंडलू, पित्तल का कमंडलू लेकर के उसी में चावल बनाते थे और उसी में सब्जी वगैरह उसी में डाल करके जगह जगह में बैठ करके खिचड़ी बन जाती थी। वहाँ भोजन बना करके खा करके। और वहाँ उस समय न सीढ़ियाँ भी नहीं थी, उस समय कुछ भी नहीं था, रास्ता आप स्वयं तय करना पड़ता था। बताइए, उस समय कोई क्या कहते हैं वो जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, कुछ भी नहीं था। खुद के भरोसे और खुद को ही रास्ता खोजना है खुद के लिए, राम भरोसे। और जा करके जाना ही है और कोई और एजेंडा भी नहीं। और यहाँ जा करके ऐसा हुआ, मेरे को पैर में दर्द हुआ, ये भी कुछ भी नहीं है। अब मन की मतलब लौटने का भी कोई ऐसा गारंटी नहीं है। जो होगा होगा, जो मर गए तो मर गए वाली ये तब जा करके जो अपनी जान हथेली पर लेके चलने वाले हैं वही वहाँ जाएंगे। जाबाज सुरमा उसी को कहते हैं। मरने का जरा डर भी नहीं है। नहीं है। ये गुरुदेव हम लोगों को प्रोत्साहन देते थे। अच्छा। अरे वीर ऐसा होता है, देखो कभी लौट करके देखता नहीं और आगे बढ़ता रहता है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना, लौटना नहीं। और वीर का निशानी ये होता है सिंहावलोकन भले करना। हाँ, साधकों को, जो साधकों के लिए, हम सब के लिए सदगुरु संत शरण साहिब जी ये प्रबोध करते रहते थे। और उनका जो जीवन ही उस ढंग से वीरता के ओर और हिम्मत, साहस। और उस समय नेपाल में क्या हो गया होगा, देखिए यहाँ कोई भी तो नहीं थे। उधर श्री सदगुरु रामस्वरूप साहब तो उधर बुरहानपुर में वहाँ के गद्दी नशीन थे। और सदगुरु विशाल साहब भी चढ़े थे पर्वत, यहाँ आए थे पर्वत चढ़े थे सदगुरु श्री तारकेश्वर पर्वत से लेकर के आसपास में भी बहुत पर्वत हैं। जैसे आपको यहाँ चुनदेवी पर्वत है। आगे पर्वत में गए, तारकेश्वर पर्वत में साहब जी रहते थे, वहाँ साधना करते थे। यहाँ हम लोग आते हैं, कई बार वहाँ गए हैं जी। यहाँ से कितनी दूर है साहब जी? लगभग तारकेश्वर पर्वत लगभग 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, लगभग 5 किलोमीटर। पैदल यात्रा 5 किलोमीटर नहीं साहब जी, अभी तो 3 किलोमीटर ही है। 3 किलोमीटर रह गया है। सरल है वो, सरल हो गया। और पहले से आधुनिकीकरण कर दिए। हाँ, रोड वहाँ तक पहुँचा दिया और सरकार ने। यहाँ के जो चढ़ने के लिए जो रैमिंग है, वो जो सीढ़ियाँ है बहुत बड़ी अच्छा बन गई। और पहले 100 लोग जाते हैं, अभी 1000 लोग जाते हैं। जनसंख्या भी बढ़ गई, सबको मालूम ही हो गया। और एक जाने लगे। अब एक बहुत बड़ी आप लोगों के लिए मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि तारकेश्वर में पहले सब लोग जाते थे, भारत के साधक लोग भी वहाँ जा कर के रहते थे। अभी वहाँ भारत से बाहर से जाने वाले जो साधक साधिका को रहने के लिए नहीं दिया जाता है। कारण ये है कि वो सेंसिटिव एरिया है, वहाँ कमांडो ट्रेनिंग दिया जाती है। और आस पास में ही बहुत बड़ा और मिलिट्री का और आर्मी कैंप होने से वहाँ पर भारत के जो सैलानी है, साधक साध्वी, जो भी बाहर से कोई भी हो। अच्छा, अब अपने आश्रम में हम लोग जाके नहीं रुक सकते? नहीं जा सकते हैं, रुक नहीं सकते।
जिस दिन रुक गए वहाँ के वो रात को ही देखने के लिए आएंगे सेना, अच्छा, इसलिए थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा। जाइए शाम तक लौट आइए। हाँ जाइए। ऐसे भी लौट आते हैं लोग, लेकिन हम वहाँ पर रहे हैं। पिछली बार जब यहाँ रहा करते थे, साल भर यहाँ रहना हुआ था काठमांडू में, बानेश्वर में, तो उस टाइम जाके रहते थे, हफ्ते रहे हैं। तो आप सब तो जाते ही रहे उस टाइम, उस समय कोई ऐसा बंधन नहीं था। अभी भी हम लोगों के लिए तो काठमांडू नेपाल के वासियों के लिए बंधन नहीं, नेपाल के वासियों के लिए भी ये बंधन नहीं कि आप 2 3 4 ही रुक सकते हैं, बहुत बड़ा भीड़ तादाद में नहीं इकट्ठा रख करके वहाँ ज़्यादा ये जो लकड़ी जलाना ये सब के लिए अभी भोजन बनाना पहले जैसा नहीं रहा, जैसा वहाँ पर बरतना मना है ज़्यादा। तो अभी हम आ गए थे आचार्य राम स्वरूप साहब जी, बाद में संत शरण साहब के बारे में भी आपने बताया अपने गुरुदेव के। तारकेश्वर पर्वत पे रहने वाले हमारे परम श्रद्धेय सदगुरु विशाल देव के जीवन दर्शन भी आपने बताया कि पहाड़ पर वो भी जाते थे, पेड़ पत्तियों के फूल ऐसे कुछ खाया कर जी रहे थे उस वक्त। लेकिन आप अपनी यात्रा के आखिरी सोपान में आखिरी चढ़ाई की शुरुआत कर रहे थे, उसके बारे में बताइए। हाँ, तो वहाँ से हम लोग पैदल चलते चलते गए, तो हमारे एक साथी वो आगे चलने वाले जो नेत्र, यहाँ के जो साधक है नेत्र, वो तो अब तगड़े है। हाँ। और उनका शरीर भी उधर के हिमालय प्रदेश के ही है, वो तो उनका हार्ट और उनका जो लंग्स है उसको स्वीकार करता है, मजबूत है। हम तो थोड़ा यहाँ काठमांडू के हैं, तो थोड़ा सा शहरी इलाका का हवा पानी से गुजरा हुआ है। मैं तो धीरे धीरे लगता है कि जैसे कछुआ के चाल जैसे, धीरे 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 रे मना जो उसकी जो युक्ति है उसके प्रकार से चल रहा था। और हमारे साथ में जाने वाले एक साथी को वैसे ऊपर ज़्यादा वो देखे होंगे, और जो लौट करके आए हैं, बीच से ही लौट करके आए हुए, और वो कहने लगे कि अब मैं अब ऊपर जा नहीं पाऊँगा, ऐसे कहने लगे। जो आगे तो चल दिए सब लोग, और पीछे जो हमारे साथ में रहे हुए उसको वो लौट के अकेले आ गए। हाँ, नहीं, और तमाम लोग आते रहे। अब दूसरे को देख करके मन में एक किस्म के नहीं, मैं नहीं जा सकता हूँ, ऐसे होती है। तब मैंने उनको कहा कि मैं हूँ ना, आपको पीछे भी नहीं देखना है, आगे भी नहीं देखना है, केवल आपने पैर में देखना है। भाई साहब चलो, मैं हूँ आपके साथ में, आपको मैं छोड़ूंगा नहीं, आपको मैं यहाँ अच्छा लौटने नहीं दिए, लौटने में नहीं दूंगा। आपको कोई समस्या नहीं, मैं हूँ आपके साथ में। तो मैंने उनको, मैं उनके लिए मैं भी चल सकता हूँ, क्योंकि मैं पहाड़ों में जन्मा हूँ, वहीं मेरा बचपन बीता है, मैं तो कूद सकता हूँ, कूद फांस सब करता हूँ, मैं किया हूँ। तो मैं उनके लिए कैसा किया कि जैसे लगता है कि वो कछुआ के जैसे धीरे 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 उनसे बातचीत करते करते, और उनको जो रास्ते के जो भुला रास्ते के जो उनके मन में वो न पड़े, डर न बैठे, और उसको धीरे धीरे करके मैंने उनको ऊपर ले गया। तो धीरे चल रहे धीरे धीरे, तो क्या जैसे अपन सीढ़ी में चलते हैं आमतौर पे, अभी जो बिल्डिंग में सीढ़ी होती है तो 10 सीढ़ी के बाद एक प्लेन एरिया आता है, थोड़ा सा बड़ी चौड़ी सीढ़ी होती है, तो वहाँ ऐसा कुछ मिलता था कि नहीं, थोड़ा सा रुक सके? हाँ, नहीं, प्राकृतिक कुदरती जो जैसा बनाए, छोटा वाला रास्ता है। अच्छा। और आपको आराम करने के लिए तो मामला ही नहीं, क्योंकि सब लोग आगे चल रहे हैं। रास्ता ऐसा है एकदम ऐसे सीधा था कि हल्का सा तिरछा था? हल्का सा तिरछा हो तो बहुत अच्छा है, ऐसा रास्ता, ऐसा खड़ी रास्ता। और आपको कहाँ रुकेंगे वहाँ? अच्छा, तो वहाँ पर पेड़ पौधे पकड़ने के लिए कोई लता पकड़ लो, या छोटे छोटे पेड़ हैं उसके जड़ तने को पकड़ के चढ़ो थोड़ा सा कभी? नहीं, वहाँ पूरा हिमालयी रास्ता है, हिमालयी परिवेश है। तो क्या पूरा पत्थर और मट्टी मिक्स हुआ पत्थर है। अच्छा। पूरा चारों तरफ से, मतलब जूते की रगड़ से फिसल भी सकते थे, मतलब खुल जाए, मिट्टी बह जाए, ऐसा टाइप का था? वो तो आपको सजग होना पड़ेगा। कितने लोग फिसल जाते भी है, और एक अर्का को सहयोग भी करते हैं। अब सहयोग क्या करना, वो तो सजग होना ही है, वहाँ आपको धैर्य होना पड़ेगा ही। तो कुछ लोग क्या गाड़ने वाली चीज रखते थे, रस्सी बांध के, ऐसे लोहा गाड़ दिए, उसको पकड़ के चले, ऐसा कुछ करते हैं क्या? सबके पास में लाठी है। ऐसे रास्ता बहुत, मतलब इतना ऐसे बहुत खड़ी तो नहीं, मतलब खड़ी रास्ता है, आपको
पकड़ पकड़ के 90 डिग्री का नहीं है, हाँ लगभग 70-80 डिग्री का रहा होगा। 60 डिग्री का 60 डिग्री का। 60 अच्छा। डिग्री का। अब आपको उसको जो लाठी है, लाठी पकड़ पकड़ के दोनों हाथ से लाठी? दोनों हाथ से। जितने बहुत लोगों को मैंने देखा, मैंने लाठी क्या ऐसे रस्सी से भी बांध देते थे, उंगलियों में ऐसे फिक्स कर दिए हैं? हाँ ऐसे रहते। वो हो तो बहुत अच्छा है। मैंने तो वहाँ लकड़ी का एक ले लिया, डंडा ही ले लिया। डंडा लिया। मेरे पास में तो मेरी शक्ति है ना। हाँ, आपको अनुभव भी है, अनुभव और में जा सकता हूँ। दूसरे यहाँ पैदा हुए हैं तो सब जानते हैं जी। वहाँ से गए तो फिर दूसरा चोटी आ गया। दूसरी चोटी से धीरे धीरे जा करके पूरा ऊपर जो तिलेचो ताल तक पहुँच गए। वहाँ पहुँच गए तो लगा कि कितना अच्छा परिवेश में आ गए। और क्योंकि हर बार नहीं जा सकते, वैसी जगह है, हर बार कौन जाता है। और वहाँ पर क्या बना है कुछ उस वहाँ दुकान जैसी, या कोई स्टे के लिए टीन शेड वगैरह कुछ बना रखा है वहाँ पर? वहाँ नहीं, एक टीन शेड जैसा एक खपड़ा का बहुत एक बनाया है। हाँ। जहाँ बैठ करके लोग चाय और कोई व्यापारी लोग जो उसको क्या कहते हैं, वो चाय बेचने वाले भी, अच्छा, खच्चर के जरिए वहाँ पर लोग चाय पानी की चीजें पहुँचाते हैं। खच्चर में बिठा करके उसमें आपको गैस वगैरह भी ले जाते हैं। और एक कप चाय का मतलब जो टी है, चाय का है, उसका चाय का कीमत है 300-400। वो जितना बोले वैरायटी या स्पेशल जो चाय बनाएंगे वो उस तरीके से लेते हैं। कॉफ़ी का लगभग 300 रुपये और चाय के 300 रुपये। मतलब वो दुकान वाले भी रात में समेट के निकल जाते होंगे कि वहाँ समेट नहीं, जब ये जो उष्ण समय होता है ना और ग्रीष्म ऋतु होती है तो उनमें मेरे विचार से वहीं रहते होंगे। उनका तो शरीर में शरीर है, उनको अपनी जिंदगी भी चलाना है, शरीर तो मजबूत है ही, और सोर्स ऑफ इनकम का वही साधन है, तो करेंगे अपना, करेंगे। और वो मेहनत भी किए हैं, तो सब लोग जाते ही क्या होता है कि ठंडी होती है, हाथ पूरा हम लोग गए थे तो ऊपर पहुंचते ही हाथ तक पूरा हाथ पैर जाम जैसे हो गया था। अच्छा। और ऊपर जाते ही लगेगा। और फिर जो जितना चढ़ने का जो जितने थकान है, ऊपर जाते ही लगता है कि मिट गया। वहीं पर थोड़ा सा प्लेन एरिया आया। प्लेन एरिया आ गया। तो प्लेन एरिया में आपको लगभग 1 किलोमीटर चलना पड़ा। तो वहाँ जाते ही जब वहाँ का नीला रंग का वाटर पानी और आसपास के जो वादियाँ देख करके मन में लगा कि हम लोग पूरा हो गया, क्योंकि जो जिसके लिए हम लोग तय किए थे उसको पूरा किए। तो वहाँ बैठ किया, वहाँ सो गए। वहाँ के पत्थर भी सब बहुत पवित्र, अति पवित्र। आप वहाँ बैठ करके ध्यान भी करिए। वहाँ बैठ के हम लोग ध्यान किए, भ्रामरी प्राणायाम किए। और अच्छा। जो आध्यात्मिक कुछ साधना और जो ध्यान के जो परिवेश है उसमें भी हम लोग थोड़ा सा गए, ऐसे सो भी गए। मन में लगा कि बहुत हल्का हो गए। कितना आनंद का मामला एक शिखर पर, कबीर का घर शिखर पर पहुंच गए आप। तो आनंद ही आनंद है। जहाँ सिलेहली के वो इतने परिवेश में वो अच्छा लगा, क्योंकि 5000 मीटर ऊपर में ऐसा होता है कि ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होती है। ये लाइन भी बड़ी अच्छी है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है बता रहे हैं साहब ने। कहा कि कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गैल मतलब फिसलनदार रास्ता है वो शिखर का, वो साहब यात्रा किए। और पाँव न टिके पपील का। सोचिए जरा, चींटी जो दीवार पर भी चढ़ती है एकदम सीमेंट की चिकनी दीवार पर, वहाँ ऐसी जगह है जहाँ उस चींटी की भी स्थिति नहीं है कि अपना पैर जमा ले। जहाँ लोग खलकन लादे बैल, वहाँ लोग बैल पर किताबों को लाद करके, मतलब ये तो अध्यात्म की बात है। तो लोग सोचते हैं कि पढ़ लिख करके वहाँ तक पहुँच जाएंगे किताबी उधारी ज्ञान से। नहीं, वो और बड़ी चढ़ाई है। ये चढ़ाई जो अभी साहब कर रहे हैं, यही करना मुश्किल है जी। फिर अध्यात्म और धर्म में तो कोई साधक उस शिखर को जानता है ज्ञान के। नहीं जी। मेरा अनुभव ये है ना, जो धैर्यता के मार्ग है। आपको धैर्यता कब आती है? जब ऐसी जगह में जाते हैं, जब आपको पड़ता है। क्योंकि अभी आपको आराम है, सब आराम घर में बैठे हैं, सब तरफ है। अब 1 घंटा के बाद में कुछ होने वाला है, ये ज़रूर याद रखिए आप लोग, सब लोग। 1 घंटा के बाद कुछ होने वाला है, विकट मामला आने वाला है। क्यों नेगेटिव भाव से नहीं कह रहे हैं। हर समय तैयार होकर के रहना। इसमें धैर्यता कितना है उस समय आपका परीक्षा होगी। आपके पास में कितना जो शक्ति है, आपका शक्ति उस समय आपका परीक्षा होगी। काल परखिए चारी। तो आपका जो हम लोग जिस जगह में गए थे,
ये तो एक लाक्षणिक और जो जो पर्वत है, पर्वत श्रृंखला, ये भी एक साधकों के लिए आप अकेले कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे भोजन पानी बनाएंगे, वहाँ कुछ भी तो नहीं है। और उसमें आपको भूख का वहाँ अच्छा एहसास होता है। जब हम लोगों को यहाँ भंडारा में नारियल और मिश्री बांटते हैं ना, हाँ। क्या खाएं, भंडारा के ऊपर भंडारा पेट में पेट ठुस ठुस के भरे हैं, आपके उस समय लगेगा कि नारियल मिश्री का जो एक दाना मिल जाए, हाँ असली स्वाद और उसको दे रहा है, हमको भी देते तो अच्छा होता है। और जो भूख का अच्छा एहसास वहाँ मिलती है, कारण कि उतनी ऊंचाई में आपके पास में दुकानें भी नहीं और आसपास के जो चढ़ने में इतनी एनर्जी लॉस होती है, पूरा रोआ रोआ आपको भोजन मांग रहा है, पानी मांग रहा है, तो आपको जो मिले वो खा जाऊं, दूसरे का हाथ का भी खा जाऊं, ऐसी हालत होती है। मतलब बहुत भयंकर भूख लग रही है। हाँ। और आपके पास मटेरियल है नहीं, लिमिटेड है, एक बार दो बार खा सकते हैं इस तरीके से। वहाँ कौन लेके जाएगा, क्योंकि नहीं तो कोई अपना कोई चढ़ाई करने वाला और भरिया कहते हैं नेपाली में, जो सामान को ढोने वाला आदमी तो चाहिए। अब वहाँ कौन ढोएगा, अपने शरीर को ढोने के लिए मुश्किल है। अब अकेले जाना पड़ता है, हाथ में कुछ भी नहीं है, भोजन का जो भूख का एहसास वहाँ अच्छी ढंग से, ये भी एक अनुभव। तो वहाँ तक आप गए थे, कौन सा तालाब बताया नाम? तिलेचो ताल। तिलेचो ताल जी। उसके बाद आगे ऊपर और आगे वहाँ तिलेचो ताल गया, मेरा यात्रा वहाँ संपूर्ण हो गया। संपूर्ण था। वहाँ से फिर जाने का 4000 मीटर लगभग 5000 है समुद्र तल से 5000। 3000 से भी ज्यादा हाइट बाकी है। हिमालय जो माउंटेन है एवरेस्ट, उसकी बात कर रहे हैं। अभी यहाँ जो अभी एवरेस्ट में जाने का नहीं सोचे हैं? मैं सोच रहा हूँ उसके बेस कैंप तक जाने के लिए। वहाँ भी मैं अनुकूलता जब समय होगा और अच्छे साथी मिल जाएंगे इस ऐसी यात्रा में, वो घबराने वाले। बेस कैंप की जब बात आती है तो कहते हैं बछेंद्री पाल जो भारत की पहली लेडी रही है जो एवरेस्ट पर फतह हासिल किया, तिरंगा लहराया था, तो वो क्या भारत की ओर से भी बेस कैंप है कि नेपालियों का बेस कैंप है? अभी केवल नेपाल का ही तो है, वो तो सेंगबोचे विमानस्थल है पास में ही। अच्छा। उसके आगे में काला पत्थर कहते हैं, जो एवरेस्ट के ठीक नीचे काला पत्थर कहते हैं, वहाँ तक लोग पैदल भी जाते हैं। वहाँ एक विमानस्थल भी है। अच्छा। एक एयरपोर्ट भी है, और जो ज़्यादा पैसा है जिसके पास में वो जाते हैं। मगर वो काला पत्थर तक तो आपको एक दिन के लिए चढ़ना तो पड़ेगा। वो बेस कैंप तक जाने के लिए लगभग 6000 मीटर होगा, वो भी मेरा अनुमान में। 6000 मीटर के ऊपर और बाकी जगह क्या बता रहे हैं? अभी तो ऊपर एवरेस्ट चढ़ना ही है, मगर वो जो बेस कैंप ही काला पत्थर का 6000 मीटर की हाइट है समुद्र सी लेवल से। तो उसके ऊपर अब आप चढ़ाई करेंगे, शुरू करेंगे तो आपका प्रशंसा है, आपका महानता है, क्योंकि वो तो एवरेस्ट है। वहाँ पैदल ही जाना है, वहाँ ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ बस पैदल ही जाना है। और वहाँ पर तो बर्फ काटने के लिए पूरा ट्रेनिंग चाहिए तब जाके जी। तो ये आपकी पहाड़ की यात्रा रही कि किस तरीके से आप अपनी जिंदगी खतरे में डालकर एक तरीके से और बड़े हौसले के साथ, इरादे के साथ वहाँ तक पहुँचे थे। तो ये चढ़ाई साधारण मानी जाती है, ये भी कोई कुछ भी नहीं है। हिमालयन लोग यहाँ जो नेपाली गोरखा लोग हैं उनके लिए बहुत साधारण बात है जी। लेकिन साधारण में भी असाधारण लोग ही वहाँ पहुँचते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मर्जी आए चले जाएं ना, गिनती के उंगलियों में गिने जाने वाले लोग ये चढ़ाई करते हैं जो साहब ने किया है। और फिर माउंट एवरेस्ट के लिए जैसे कि बताया ट्रेनिंग चाहिए, तो वो आपने लेना है आपको आने वाले दिनों में या सालों में आप जाने वाले हैं। मतलब अच्छी यात्रा करते हैं और आपके शुभ साहब हैं, तो वो कुछ यात्रा किए हैं कि पढ़ाई की यात्रा ज़्यादा करते हैं? नहीं, वो भी करते हैं। अच्छा। मगर ये जो हिमालय के यात्रा के लिए मेरा दिलचस्पी है और मेरा रस लगता है इसमें। अच्छा। और शुभ साहब भी 1-2 जगह तो साथ में गए हैं। खप्तड़ गए हैं, जैसे खप्तड़ बाबा के एक बहुत बड़ा वहाँ का प्रसिद्धि है। ये खप्तड़ बाबा के जो कुटी है हिमालय में पड़ता है, वहाँ एक बार हम लोग गए थे। 3000 मीटर होगा, वो भी वही 4040 से 4000 मीटर ऊपर होगा वो। अच्छा। उसके अलावा अब वो भी जाते हैं, जाने का मन तो होती है कि कारण अभी भी मैं 4 धाम यात्रा करके आया, ये
बद्री, केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री का यात्रा भी करके आया। जी। और ये यात्रा सहज लगा, क्योंकि मैं थोड़ा कठिन यात्रा किया हूँ, ये बिल्कुल बौना मालूम पड़ा। बौना माल। और जितने जो साधक साधिकाएं हैं, जितने जो हमारे भक्त सज्जन हैं, सुबह कितने बजे उठना और ये सब बहादुरी है ये। और सुबह 7 बजे तक तान करके सोने वाले लोगों, और थोड़ी चीज़ में घबराने वाले लोगों, और आसपास के घटनाओं को थोड़ी बात में समस्या मानने वाले लोगों, धड़कन बढ़ाने वाले लोग, डरपोक किस्म के लोग ये कभी भी नहीं कल्पना भी नहीं कर सकते। चढ़ने की तो बहुत दूर की बात। उनको जाना चाहिए, जाना चाहिए। लेकिन वही आप जैसे मार्गदर्शक मिलेंगे, जिनके संग साथ मिलेगा, आप गाइडलाइन बताएंगे, तभी न जाएंगे। वो जरूर। तो अगर अभी आइए आप लोग, यहाँ पर सात्विक साहब हैं। आप काठमांडू आते हैं, काठमांडू से सटा हुआ ये ललितपुर ज़िला है। हम तो सबको काठमांडू कह देते हैं। वैसे काठमांडू कितने ज़िलों से घिरा हुआ ये है साहब, ये पहाड़ों के बीच जो है? इसका मैं हकीकत ये बताऊंगा कि इसको काठमांडू ही कहते हैं, काठमांडू उपत्यका कहते हैं। उपत्यका, काठमांडू उपत्यका में 3 जिला है। वैली जी, घाटी काठमांडू वैली कहते हैं। इसमें ये काठमांडू का मतलब नेपाल का राजधानी हो गया। और इसमें भक्तपुर, ललितपुर और काठमांडू, ये 3 जिले मिक्स होकर के काठमांडू उपत्यका बना है। इसको काठमांडू जो काठमांडू नेपाल का राजधानी है, और ये इसको काठमांडू उपत्यका कहते हैं। तो एक तरह से मानिए कि ये ललितपुर पहले का छोटा राज्य था, और भक्तपुर अलग राज्य थी। और काष्ठमंडप जो काठ का जो मंडप होने के कारण से काठ के यहाँ बहुत मंदिर है, मंडप हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग जैसे, इसलिए इसको काष्ठ मंडप कहा गया। और आजकल भारत के लोग इसको काठमांडू कहते हैं। काठमांडू, यहाँ एक्चुअल में काठमांडू नाम है नेपाली, काष्ठमंडप कहते हैं। और ये सब 3 जिले मिल करके एक काठमांडू एक उपत्यका बना है। इसको राजधानी कहते हैं। ये राजधानी है, ललितपुर भी राजधानी है, भक्तपुर भी राजधानी है, काठमांडू भी राजधानी, इसको काठमांडू उपत्यका कहते हैं। और यहाँ सब जिला लगता है नाम अलग अलग नाम रख दिया है, मगर ये एक नेपाल का राजधानी काठमांडू ही है। अच्छा। इसमें हम लोग लिखते हैं श्री कबीर संत सत्संग मंदिर, झमसिकेल, ललितपुर, काठमांडू, नेपाल लिखते हैं। एक ही लाइन में लिखते हैं, झमसिकेल ललितपुर, झमसिकेल ललितपुर, काठमांडू, नेपाल लिखते हैं। मतलब वही रेंज में आती है। बिल्कुल कोई अलग नहीं है, केवल मोहल्ला दर्शाने के लिए झमसिकेल लिख दिया जाता है। एरिया वाइज जिला बदल दिया गया थोड़ा सा, तो ललितपुर इलाका का वो जिला हो गया, बाकी है काठमांडू में ही। और नेपाल पूरा एक ही में समाया है, एकदम टोटल एक ही में समाया, बिल्कुल माला के जैसे। तो ये रही साहब की पहाड़ की यात्रा, कि किस तरीके से आपने यात्रा की है। और आपने बहुत बढ़िया धैर्य की बात बताई, साहस की बात बताई, जो आम जिंदगी में भी हम सबको ज़रूरत है, चाहे प्लेन में हो या अपने परिवार के बीच में हो, या फिर हम जैसे लोग संतों के समूह में आश्रम में रहते हैं, सब जगह इसकी ज़रूरत है। इसकी सही सबक जो मिली है साहब को पहाड़ पर चढ़ने पर, जैसे कि मानसरोवर का जिक्र जब कबीर साहब ने बीजक में किया, तो आचार्य राम स्वरूप साहब जी मानसरोवर की यात्रा के लिए निकल गए। ऐसे ही धीरे धीरे मना इस बात को चरितार्थ करने के लिए साहब ने देखा कि पहाड़ पर जब चढ़ते हैं तब कैसे धीमी गति से आप चढ़ते हो, और कितना होश चाहिए। ऐसी ही ज़िंदगी में होश चाहिए, तभी जाके आपका जीवन सफल होगा और आप अपने शिखर पर होंगे, जीवन के शिखर पर आपका जीवन दिव्य और भव्य हो। और साहब जी के साथ इतनी अच्छी वार्ता हुई, आपने बढ़िया जानकारी दी। आपके पावन चरणों में साहेब बंदगी, आपको भी साहेब बंदगी, सब भक्तों सब संतों को साहेब बंदगी करता हूँ। साहेब बंदगी।